हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमए हिंदी इग्नू का सब्जेक्ट MSD 9। ये इसका यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है कथा और आख्यान के विविध रूप। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट में कन्वर्ट हैं और क्वेश्चन पेपर कैसा आया हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसके टोटल जो हैं 5 यूनिट्स हैं। ये जो अध्याय लिखे हैं ना, इनको मैं यूनिट बोलती हूँ, ठीक है। यूनिट 1 है जैसे, तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट हैं और पहली यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, सेकंड यूनिट में भी 4 चैप्टर्स हैं 5, 6, 7, 8, थर्ड यूनिट में भी 4 चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, 12, फोर्थ यूनिट में भी 4 चैप्टर्स हैं 13, 14, 15, 16 और यूनिट 5 में भी 4 चैप्टर्स हैं 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो टोटल हमारे 20 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट में कन्वर्ट हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल। देखिए, 8, 9 तो ये हो गए और एक 10, ठीक है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें टिप्पणियाँ दी होती हैं, उनमें से 4 में से आपको कोई 2 करनी है। तो देखा जाए तो बिल्कुल जितना हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका 50% कोर्स हमें करना होता है। 10 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो अध्याय वन है ना, इसको हमने यूनिट बोला है। तो यूनिट 1 में से देखिए 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर मिल जाएंगे। यूनिट 2 में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिट 3 में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और यूनिट 3 में से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो 5 क्वेश्चंस करने हैं, देखो यूनिट 3 तक आते आते हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कवर हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिलेबस हमेशा पूरा करके चलिए, क्योंकि अगर इससे आगे आप UGC नेट वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हो या फिर किसी और फील्ड में जाते हो, IAS वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हो, तो उसमें सारा ही सिलेबस आता है, पूरा लिटरेचर, पूरा ग्रामर। तो बेटर है कि आप सारा ही सिलेबस अच्छे से पढ़िए। लेकिन जिसके एग्ज़ाम्स अब जैसे नज़दीक आ गए हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहे हैं और सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो आप जल्दी जल्दी इन यूनिट्स को कवर कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अब वैसे हम देख लेते हैं आगे भी कि क्वेश्चन यूनिट 4 से एक क्वेश्चन है, यूनिट 5 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो फोर्थ भी यूनिट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा है वो ये है। आगे ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही आएगा, हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से भी आ जाए, हो सकता है यूनिट 4 से ही 3 क्वेश्चंस आ जाएं। तो आपको प्रिपरेशन पूरी करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आपका सिलेबस वगैरह पता चल गया होगा। सारे पेपर्स मैंने नहीं डाले हैं। तो आज का हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कथा और आख्यान के अर्थ, परस्पर संबंध और विविध रूपों की चर्चा कीजिए। या फिर कथा और आख्यान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालिए। या फिर आ सकता है, कथा की प्राचीनता और उसके मूल उद्देश्य का वर्णन कीजिए। या फिर कथा की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए इसके मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या फिर इससे ही कनेक्टेड और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन हमारा क्या है, कथा और आख्यान के बारे में हमें इसे क्वेश्चन में पढ़ना है कि इसके उद्देश्य क्या है, कथा और आख्यान क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कथा और आख्यान का अंतर संबंध सर्वविदित है। कथा और आख्यान में क्या संबंध है ये सबको पता है। दोनों ही तत्सम शब्द हैं तथा अर्थ की दृष्टि से समानार्थक है। कथा कहो या आख्यान कहो, दोनों ही तत्सम शब्द हैं और समानार्थक भी हैं। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से समानार्थक हैं, अगर हम बात करते हैं लिंग की दृष्टि से, तो इनमें थोड़ा सा विभेद है। कथा स्त्रीलिंग शब्द है और वहीं आख्यान पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अर्थ की दृष्टि से तो दोनों समान हैं, तत्सम शब्द हैं और अर्थ भी दोनों का समान है कि कथा सुनाई जा रही है या आख्यान कहा जा रहा है। लेकिन अगर लिंग की दृष्टि से देखें तो कथा शब्द है स्त्रीलिंग और आख्यान है पुल्लिंग, ठीक है। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लेक्चर को सुनोगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाए। कथा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की कथ धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन या वर्णन करना होता है। आख्या के मूल शब्द में ख्या धातु है, जिसका अर्थ भी विवरण, व्याख्या, कहना या वर्णन करना ही होता है। यह अति प्रसिद्ध के रूप से भी व्यवहारत है, यानी कि इसे अति प्रसिद्ध भी कहा जा सकता है। तो हमने क्या देख लिया कि कथा का क्या अर्थ है, कथा का अर्थ भी कहना और आख्या का अर्थ भी विवरण करना या व्याख्या कहना इत्यादि है। तो कथा और आख्यान का हमने संबंध देख लिया। अब आप देखते हैं कि कथा का मूल स्वरूप क्या है।
कथा की मूल प्रकृति पर गहन अवलोकन करने से 3 बातें उभर कर सामने आती हैं। इन्हें तत्व की संज्ञा देने से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम देखते हैं कि कौन सी 3 बातें हैं, और अगर हम इन्हें तत्व कहते हैं ना तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तीनों तत्व क्या हैं? बातें कह लो या तत्व कह लो, एक ही बात है। तो ये 3 तत्व कौन से हैं? नंबर 1 घटनाएं, फिर दूसरा है उनका समय अनुक्रम, और तीसरा है दिक मतलब दिशा। तो क्या घटनाएं हुई हैं, क्या किस क्रम से हुई हैं और किस दिशा में हुई हैं, इसको आपस में आबद्ध होना, आपस में संबंधित होना तथा निरंतर औत्सुक्य का सृजन करना। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता का सृजन करना, क्योंकि जब हम कोई कहानी सुनते हैं ना तो हमें लगातार उत्सुकता होती है कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो घटना को भी परिभाषित करना अति आवश्यक है। जो घटित होता है वह घटना है, जो यानी कि जो घट रही है या घटी थी या वो घटना है। घट से घटित शब्द बना हुआ है जिसमें निर्मिति का भी भाव होता है, जिसमें होता है किसी चीज़ का निर्मित होना यानी कि बनना। घटना में आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित होने के तत्व भी होते हैं, जैसे कि भूकंप, वायु दुर्घटना या 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ जाना आदि। ठीक है, तो इसमें अचानक से कोई बात होती है या संयोग होता है या अप्रत्याशित जिसकी हमें आशा ना हो, वो भी शामिल हो सकता है। जैसे भूकंप आ गया, वायु दुर्घटना हो गई, 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, या ऐसी अनेक घटनाएं हो सकती हैं। घटनाएं सुखद भी हो सकती हैं और दुखद भी। ठीक है, तो दुखद वाली तो हमने पढ़ाई ऊपर कि भूकंप आ गया, वायु दुर्घटना, 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ना, ये सारी दुखद घटनाएं। लेकिन सुखद भी हो सकती हैं, जैसे किसी का खोया हुआ पुत्र अचानक से मिल जाए, किसी दरिद्र की लॉटरी निकल आए, या वायु दुर्घटना में से किसी का बच जाना, या किसी देश की लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो जाना। जैसे हमारा प्यारा देश भी बहुत लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ है। कथा में नियोजित घटनाओं का कौतूहल वर्धक होना भी कथा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी घटनाएं चल रही है ना, अगर वो नियोजित हैं, एक लगातार सिस्टमेटिकली चल रही हैं, तो लेकिन इसमें कौतूहल वर्धक भी होना चाहिए, यानी कि उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कथा में हमें कुछ रस नहीं आ रहा, कुछ उत्सुकता नहीं आ रही, ये जानने की इच्छा नहीं हो रही कि आगे क्या होगा, तो वो कथा इतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो उबाऊ हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो कौतूहल का भी होना ज़रूरी है, अन्यथा श्रोता में कथा सुनने की रुचि ही नहीं रहेगी। मनुष्य के जीवन में घटनाएं भी घटती हैं, पर वे विरल होती हैं। कभी कभी घटती हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी कभी, क्योंकि बाकी तो रोज़ का रूटीन होता है ना, घटनाएं कोई ऐसी जो हमें याद रहे, या तो वो अच्छी या फिर बुरी, तो ये विरल होती हैं। जीवन में प्रमुखता कार्य व्यापारों की होती है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, घटनाओं की नहीं। सारा जीवन सुबह से शाम तक आदमी का व्यस्त रहता है। कार्य व्यापार सुपरिचित, प्रत्याशित, सहज और जीने मरने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रूटीन में काम करते हैं वो सहज भी है, प्रत्याशित भी है, और जीने मरने के लिए, क्योंकि अगर जीवन मिला है तो हमें डेली के काम भी करने होते हैं। जीवन का मूल आधार कर्म है। संस्कृत की यह उक्ति प्रसिद्ध है, क्रम प्रधान विश्व करी राखा। क्रम में रत रहना ही जिंदगी है, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, इतना टाइम दिया है, इसकी कोई कोस भगवान ने नहीं ली। नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, सूरज जो हमें रोशनी देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जैसे हवा हमें फ्री में मिलती है, सूरज की रोशनी, रात की चांदनी। तो जब निस्वार्थ भाव से भगवान ने हमें इतनी चीज़ दी हैं, तो हमें भी किसी ना किसी कर्म में रत रहना ही चाहिए। घटनाएं तो सागर में उठने वाले तूफान की तरह हैं, जो आती जाती रहती हैं। कर्म हमारा रोज का है और घटनाएं कभी कभार होती हैं। कथा और घटना के बीच घनिष्ठ संबंध है। घटनाक्रम में उतार चढ़ाव आने से ही कथा की रोचकता बढ़ती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कथा में मानव का दैनिक कार्य, व्यवसाय, गौण महत्व रखता है। ठीक है, तो कथा में मानव का दैनिक कार्य या व्यवसाय गौण महत्व रखता है। अपने स्थान पर इनका महत्व हो सकता है, लेकिन एक सुधी पाठक श्रोता के लिए नहीं। ठीक है, तो रूटीन में तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हैं। मैं भी सुबह से उठ के रात तक अपना एक शेड्यूल तय करके रखती हूँ, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो ये कहते हैं कि अपने स्थान पर इनका महत्व हो सकता है दैनिक कार्यों का, लेकिन एक सुधी या पाठक या श्रोता के लिए नहीं। क्योंकि अगर मैं मान लो कोई कहानी लिख रही हूँ, इसमें मैं डेली रूटीन की घटनाएं लिख दूँ, आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही, तो सुनने वाले के लिए या जो पढ़ना वाला है उसके लिए ये बिल्कुल भी रोचक नहीं होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि कथा का श्रवण करते समय भी श्रोता रोचक घटनाओं के लिए प्रतीक्षारत रहता है। ठीक है, कथा को सुनने के लिए, या पाठक अगर कथा को पढ़ रहा है तो वो रोचक घटनाओं के लिए प्रतीक्षारत रहता है, यानी कि उसे प्रतीक्षा रहती है, वेट रहता है कि अब क्या होगा। ये घटनाएं समय के अनुसार
क्रम में गुंदी होती हैं। समय का एक ऐतिहासिक क्रम होता है जो घड़ी की टिक टिक या कैलेंडर के पृष्ठों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा होता है ना, कोई हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि पुराने ज़माने में एक राजा था, उसने ये किया वो किया, तो ये घटना इस हिसाब से चलती है। ये नहीं कि एक हम बहुत साल आगे की बात बता दें फिर पीछे की। अगर पीछे की भी बतानी है, फ्लैशबैक भी बताना है, तो बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली उसे बताया जाएगा। सब आपस में गुंधा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि कोई से कुछ भी हम उठा के बता दें। तो जो ये सब घटनाक्रम होता है ना, ऐतिहासिक क्रम होता है, वो घड़ी की टिक टिक या कैलेंडर के पृष्ठों द्वारा निर्धारित होता है। यह समय क्रम आदमी के जन्म लेने से मृत्यु की दिशा में चलता रहता है तथा विभिन्न संवत गणनाओं में से एक अनंत की ओर अग्रसर होता है। जैसे होता है ना, शताब्दियाँ बढ़ती है, संवत बढ़ता है, ठीक है, विक्रम संवत वगैरह, तो ये एक आगे की तरफ अग्रसर होता रहता है। इसमें काल गणना में पृथ्वी अपनी धुरी या अपने सौर परिधि पर एक बार चक्कर लगाती है, जिसे हम 24 घंटे या वर्ष के रूप में जानते हैं। घंटे को पुनः मिनटों में और सेकंडों में विभाजित किया जा सकता है। वर्षों की गणना भी दशक मतलब 10 साल, शताब्दी मतलब 100 साल, सहस्त्राब्दी यानी कि एक और शताब्दी की भी शताब्दी, तो इस घंटों में रूप में ये व्यक्त होती है, विभाजित होती है। काल की दृष्टि से विभाजित इसी पौराणिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालखंड में गुंदी हुई घटनाओं को कथा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो कथा क्या होती है, वो एक दिन से नहीं बनती, वर्षों से, मिनटों से, घंटों से, दिनों से, ठीक है, शताब्दी से, सहस्त्राब्दी से मिलकर बंधी होती है और आपस में अच्छी तरह गुंधी होती है। काल की भांति भी दिक् भी कथा के लिए अनिवार्य होता है। दिक् मतलब दिशा, ठीक है, दिक् का शाब्दिक अर्थ क्या है, दिशा, दृष्टिकोण, क्षेत्र आदि से इसका अर्थ लिया जाता है। तो दिक् को हम दिशा कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, क्षेत्र या स्थान कहा जा सकता है इसे। पर कथा का दिक् मानव मनुष्य की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। बच्चों की कथाओं में हमारी पृथ्वी के जाने में पहचाने स्थान ही नहीं, अनजाने जगह, यहाँ तक कि बालक के कल्पित लोक भी घटना स्थल के रूप में आती है। तो इसे फैंटेसी कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ कल्पना का विचार किया जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बस कल्पित लोग हैं, परियों की कहानी हो गई और ये स्पाइडरमैन वगैरह, ये सब कल्पित है ना, असलियत में तो कुछ नहीं है। तो हमने ये पढ़ा कि बच्चों की कथाओं में हमारी पृथ्वी के जाने माने स्थान ही नहीं, जो हम जिन स्थानों को जानते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि अनजानी जगह, यहाँ तक कि बालक के कल्पित लोग भी घटना स्थल के रूप में आते हैं, पर उनकी कोई पहचान नहीं होती, वो असलियत में है या नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वे प्राय मनुष्य के अनुभव जगत के परे ही की जगह होती हैं। जैसे है ना हैरी पॉटर्स, वो कहानी भी कुछ इसी टाइप की बनी हुई है। तो शुद्ध रूप में कल्पना प्रस्तुत होती हैं, पूरी कल्पना होती है, प्योरली कल्पना होती है। श्रोता की उनके बारे में कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। कथा में दिक् की महत्व सर्वकालिक है, तथापि श्रोता के लिए इसका महत्व कमतर है। ठीक है, तो श्रोता को उनके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं होती है कि भाई ये कैसी हैं, मतलब वो कथा तो सुनते हैं, कथा में तो रस आता है, लेकिन कौन सी जगह है, कैसी है, बस जैसे हमने कहानी में बता दिया तो सुन लिया, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते, ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी हमें नहीं होती कि वाकई वो जगह है या नहीं है। हमें तो फिर अपनी कहानी में रस से मतलब है कि वो कहानी में जगह चाहे कोई भी हो, हमें रस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कथा में दिक् की महत्व सर्वकालिक है, ठीक है, तथापि श्रोताओं के लिए इसका महत्व कमतर है। तो कथा में अगर कोई कल्पना योग की कथा भी सुनाई जा रही है, तो उसके लिए कथा में तो उस दिशा की, उस स्थान की महत्ता जो है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है, लेकिन श्रोता के लिए ये महत्व कमतर है, क्योंकि हमें इसके लिए कोई जिज्ञासा नहीं है कि कहाँ पे है, बस हमें कथा से मतलब है। ओके, तो इस बात का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि दिक् की महत्ता सर्वकालिक है कथा के अंदर, लेकिन श्रोताओं के लिए वो महत्व कम है। कौतूहल पैदा करने वाली घटनाओं की कथा में अनिवार्य है। तो कौतूहल पैदा करने वाली घटनाओं की कथा में अनिवार्य है, क्योंकि कथा में जो हम घटनाएं सुन रहे हैं, उनमें कौतूहल मीन्स जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि कौतूहल पैदा करने वाली घटनाओं की कथा में अनिवार्य है। ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि घटनाओं में अप्रत्याशित होने के साथ साथ नवीनता का भी पुट हो, कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं मतलब कि अप्रत्याशित हैं, ठीक है, जिसको हमने नहीं सोचा था, जिसकी हमें आशा नहीं थी, वो हैं, साथ में उसमें नवीनता का पुट भी होना चाहिए, कुछ नवीन चीज़ें भी होनी चाहिए, नई चीज़ें भी होनी चाहिए। श्रोताओं, पाठकों की जिज्ञासा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यदि एक ही घटना बार बार दोहराई जाए तो कथा बनेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम रूटीन की बताते रहें कि आज पूरे दिन में ये हुआ, अगले दिन में फिर यही हुआ, उससे अगले दिन में फिर यही हुआ, तो उसमें
वो कथा बनेगी ही नहीं। उसमें सतत नया होते रहना ज़रूरी है। कथा के कहने और सुनने वालों की एक साथ उपस्थिति भी आवश्यक है। जो कथा कह रहा है तो जो कह रहा है उसके लिए फिर सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो जब कथा सुनाई जाती है तो सुनने वाला भी होना चाहिए। इसलिए कथा की एक पहचान उसका मौखिक होना भी है। तो कथा जो होती है ना वो मौखिक है कि अगर जैसे मैं आपको ये वाले मान लो एक कथा सुना रही हूँ, एक कहानी सुना रही हूँ, तो आप सुन रहे हो, तो कथा की एक पहचान क्या है, उसका मौखिक होना, सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और श्रोता की आंखों में क्या हुआ का भाव बना रहना। जैसे कथा सुनाई जा रही है तो जो सुनने वाला है उसकी आंखों में ये होना चाहिए, अच्छा फिर क्या हुआ, यानी कि उसे उसमें रस आ रहा है। तो यदि श्राव्यता मतलब सुनाने वाला किसी कारण चुप हो जाए तो श्रोता उसे टोक दे, फिर क्या हुआ का अनुरोध कर बैठे। तो अगर मान लो सुनाते सुनाते सुनाने वाला अचानक से चुप हो जाता है तो सुनने वाला इतना जिज्ञासु हो उस बात को सुनने के लिए कि वो पूछे कि क्या हुआ, ठीक है। यदि घटना स्वयं में आश्चर्यचकित और बाद की घटना के प्रति कौतूहल पैदा करने वाली नहीं है तो कथा भी बेकार है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को सुनने वाले को मज़ा ही नहीं आ रहा तो वो कथा बेकार है। घटनाक्रम में पुनरावृत्ति तथा सामान्य या किसी चर्चित घटना के समावेश से कथा की रोचकता समाप्त हो जाती है। तो अगर घटनाक्रम में वही बार बार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है, या कोई नॉर्मल सी चीज़ है, या किसी चर्चित घटना के समावेश होने से कि जिस पे पहले ही हमने चर्चा कर रखी हो, अगर ऐसा कुछ होता रहेगा तो उसकी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कथा की प्राचीनता। मौखिक दृष्टि से कथा की प्राचीनता से जुड़ा हुआ कोई सर्वमान्य इतिहास आज तक प्राप्त नहीं है। ये अत्यंत प्राचीन है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी मनुष्य की सहज और जन्मजात प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। कदाचित मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी जन्म हो गया था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ना, आदिकाल में ये हुआ, आदि मानव वैसा था, मनुष्य पहले बंदर हुआ करता था, ठीक है, हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसी बातें हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी जन्म हो गया था। नृतत्व शास्त्रियों ने आदिम मानवों की से प्राप्त खोपड़ियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि जो नृतत्व शास्त्री होते हैं ना, पुरानी चीज़ें, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने आदि मानव की जो उनको खोपड़ियाँ मिली थी उसके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि पूरा पाषाण युग का मनुष्य कथा कहने सुनने लगा था, ठीक है। पूरा पाषाण युग की जिसे बहुत पुराना युग कहा जाता है, उसमें का जो मनुष्य था वो कथा कहने सुनने लगा था। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे दिन वन्य पशुओं का शिकार करने के पश्चात आदि मानव जब रात्रि के समय हिंसक जंगली पशुओं से प्राण रक्षा के लिए अलाव के पास बैठकर दिन भर की घटनाओं को एक दूसरे से साझा करते होंगे, तो उन्हीं अनुभवों से कथा का जन्म हुआ होगा। तो देखिए इसको ढंग से समझते हैं कि जब मान लो पूरा पाषाण युग था, उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। वो तो दो पत्थरों से रगड़ कर दो पत्थरों का आपस में रगड़े थे तो आग बनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पहले जो मनुष्य था ना, ऐसे ही शिकार करके खा लेता था जानवरों को, ठीक है, या पेड़ पौधों से जो उसे फल फ्रूट मिलते थे वो खा लेता था। तो जब एक बार उसे आग अच्छी लगी तो उसने आग जलाई, ठीक है, उसे सर्दियों में उसे अच्छा लगा। फिर एक बार वो मांस का टुकड़ा खा रहा था और वो मांस का टुकड़ा उस आग में जाके गिर गया, उसने फिर उसे उठा के खाया तो वो पका हुआ मांस उसे अच्छा लगा, ठीक है। ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो जब ये बात हो रही थी कि जब पूरे दिन वन्य पशुओं का शिकार करने के पश्चात रात को जब आदि मानव हिंसक जंगली पशुओं से प्राण रक्षा के लिए, क्योंकि अब शेर चीते भी होते हैं, तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए दिन भर में तो पशुओं का शिकार करता है, ठीक है, जानवरों का शिकार करता है, शेर का भी शिकार करता है, लेकिन रात को हिंसक पशुओं से अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अलाव के पास, अलाव मतलब जो आग जलाते हैं उस के पास बैठकर वो दिन भर की घटनाओं को एक दूसरे से बताते होंगे कि हमने पूरे दिन में क्या किया। तो उन्हीं अनुभव से कथा का जन्म हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। समय के साथ प्रत्यक्ष घटित इन घटनाओं में कल्पना का समावेश कर शिशुओं को मनोरंजन के लिए सुनाया जाने लगा होगा। अब क्या है कि पुराने ज़माने की बात है, अब जैसे हम बच्चों को सुनाते हैं ना कहानी, तो कई बच्चों को आदत होती है कि कहानी सुनकर ही सोते हैं।
तो पुराने ज़माने में जो प्रत्यक्ष घटना हुई होंगी ना, इसमें थोड़ी सी अपनी कल्पना का समावेश कर लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से मनोरंजक ढंग से शिशुओं को, बच्चों को सुनाया जाने लगा होगा। इस प्रकार मनोरंजन के लिए वास्तविक घटना की अनिवार्यता समाप्त हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि मनोरंजन के लिए जो भी हुआ है, जो हम सुना रहे हैं वो वास्तविक हो, उसमें कल्पना का भी समावेश हो सकता है, जिससे कि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मनोरंजन के लिए वास्तविक घटनाओं की अनिवार्यता समाप्त हो गई होगी। यदि कोई बूढ़ा आदि मानव बिना शिकार में गए अपने पूर्व अनुभवों और कल्पना की सहायता से नई नई कथा गढ़ लेने में महारत हो जाता हो और इस प्रकार कथा कहने की कला का विकास हो गया होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बूढ़ा आदि मानव है, अब वो मान लो शिकार करने नहीं जाता, बस उसने पुराने टाइम में जो भी पूर्व अनुभव रहे होंगे जब उसने शिकार किया होगा, और थोड़ा सा उसने कल्पना का समावेश किया और उसने कोई नई कथा गढ़ ली और अपने बाकी जो उसकी पीढ़ी हैं, उसके जो बच्चे हैं, उसको उसने सुना दिया होगा। तो इसी से कहा जाता है कि शायद कथा कहने का की कला का विकास इसी से हुआ होगा। ठीक है, उनसे कोई जुड़ा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। अब मान लो किसी ने कोई कहानी सुनाई कि एक बार ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, तो उसमें मनोरंजन तरीके से सुना दी, तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, कोई उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तथापि कथा का जन्म ऐसी ही परिस्थितियों से हुआ होगा। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो कथा कहने की जो प्रथा चली है ना, वो इसी तरीके से चली होगी कि किसी ने अपने पुराने अनुभव या जो उसके साथ कुछ घटित हुआ है प्रत्यक्ष रूप से या कुछ उसमें कल्पना का समावेश करके कथा बना ली होगी और संभवतः यहीं से कथा कहने का रिवाज शुरू हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं कथा का मूल उद्देश्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं इसे। ये क्वेश्चन लास्ट के पेपर उठा के देखिएगा, उसके अंदर आया हुआ है। कथा का मूल उद्देश्य है मनोरंजन से शुरू होकर कथा का फलक निरंतर विस्तृत होता गया। कालांतर में कथा का उपयोग उपदेश, प्रवचन और मूल्य की अभिव्यक्ति के लिए शुरू किया गया था। वैदिक कालीन ग्रंथों में इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मनोरंजन से शुरू हुई थी ये बात, लेकिन धीरे धीरे ये उपदेश में, प्रवचन में और मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी शुरू हो गया। आज भी हम देखते हैं ना, ऋषि मुनि हैं, जो ब्राह्मण वगैरह हैं, कोई कथाएँ होती हैं धार्मिक ग्रंथों में, तो ये वैदिक कालीन ग्रंथों वगैरह के रूप में वो पढ़ के सुनाते हैं आज भी। ठीक है, तो कथा को उपदेश का माध्यम बनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है। तो आज भी कथाएं सुनाई जाती हैं और इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र। ये ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, अवनीत, उच्छल और मूर्ख राजकुमारों की राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। ठीक है, तो पंचतंत्र की रचना क्या हुई कि एक राजा के जड़ बुद्धि, जैसे राजा के बच्चे है, मान लो कोई राजकुमार है, वो जड़ बुद्धि है यानी कि थोड़ा सा मूर्ख है। ठीक है, उच्छल है मतलब कि वो ज़्यादा मूल्यों को महत्व नहीं देता, थोड़ा सा नॉटी कह सकते हो उसे, या थोड़ा सा बदतमीज़ कह सकते हो, और मूर्ख है। उन राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति, क्योंकि ये राजा के जो बच्चे होते हैं राजकुमार, वो राजनीति भी संभालते हैं और व्यवहार नीति भी संभालते हैं, तो उनको शिक्षा देने के लिए हुई होंगी। तो अभी पंचतंत्र क्या है अभी हम पढ़ते हैं। तो ये भी कथाओं का संकलन ही है। ये 5 प्रकरणों में विभक्त है। प्रत्येक प्रकरण में परस्पर गुंफित अनेक कहानियाँ हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ हैं जो एक ही विषय का प्रतिपादन करती हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि ये पशु पक्षियों की कथा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है पंचतंत्र की, कि ये पशु पक्षियों की कथा है। पंचतंत्र की कहानियाँ हमने भी बचपन में सुनी हुई हैं। तो इस कथा में पशु पक्षी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं। तो पशु पक्षी को ना एक साकार रूप दिया गया है कि जैसे ये मनुष्य हैं, उनकी तरह ही आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य की ही बोलते हैं। बाल मन में इसे कोई असंगति नहीं देखती, क्योंकि यह कथा में वह अछूता नहीं कि ऐसे कैसे हुआ। मतलब क्या है कि बाल मन में इससे कोई असंगति नहीं होती। अगर हम बच्चों को सुना रहे हैं कि एक मान लो शेर था, उसने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और एक दिन ऐलान किया कि इस तरह से हम कोई भी बात कहते हैं ना, तो बच्चों के मन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक शेर कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो इस कथा में वो नहीं पूछते कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि यह पूछते हैं कि फिर क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चों को अच्छा लगता है कि एक शेर है, वो बोल रहा है, सारे जानवर इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, और वो सब मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, तो फिर उनके मन में ये सवाल नहीं उठता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शेर कैसे बोल रहा है, बल्कि ये सवाल उठता है कि फिर क्या हुआ।
तो अविश्वास बाल मन में नहीं होता। तो बाल मन में, बच्चों के मन में ना किसी भी बात में अविश्वास नहीं होता कि हम बड़े हैं, हम सुना रहे हैं कि एक शेर है और उसने ऐसे कहा, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ऐसे कहा होगा, क्योंकि अविश्वास बाल मन में नहीं होता। शुद्ध कथा श्रोता की भी यही विशेषता होती है। तो जो शुद्ध कथा श्रोता होता है ना, वो उसकी भी यही विशेषता होती है। उसे ये मतलब नहीं है कि कैसे हुआ, उसे मतलब है कि अच्छा फिर क्या हुआ। कार्य कारण संबंध की दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं में असंगतियाँ भरी हुई हैं। कौतूहल का तत्व ही कथा को आगे बढ़ाता है। तो अगर हम कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो पंचतंत्र की कथाओं में बहुत सारी असंगतियाँ हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ कल्पना ही भरी हुई है। लेकिन अगर हम कौतूहल की दृष्टि से देखें तो ये कथा को आगे बढ़ाता है। पर उसकी प्रत्येक कथा किसी न किसी प्रयोजन से निर्मित है। ठीक है, तो हमने कहा कि कल्पना, पंचतंत्र की कहानी में कल्पना होती है, लेकिन हर कथा में कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई उद्देश्य इसमें छिपा होता है, जिसमें कथा गौण है और प्रयोजन ही प्रधान है। तो ये मतलब नहीं है कि कथा कैसे गई है, कहा गया है कि उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन ही प्रधान है। यह भी कथा के विकास का एक चरण ही है, जो वर्णन की सृजनात्मकता के समांतर अग्रसर हुआ है। जो हम वर्णन कर रहे हैं उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता कितनी है, उसके ही समांतर वो आगे हुआ है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पंचतंत्र में भाषिक सृजनात्मकता पैदा करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती, क्योंकि भाषिक क्रिएटिविटी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो पंचतंत्र की कहानी में अच्छे से समझ में आती है। कारण यह है कि केवल बच्चों के लिए निर्मित है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए। हालांकि हम बड़ों को भी अच्छी लगती है पंचतंत्र की कहानियाँ, अगर इसकी बुक्स भी होती हैं और ये इनकी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, तो हालांकि बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों को भी पसंद आती हैं। जिनकी भाषिक सृजनात्मकता में कोई रुचि नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लैंग्वेज क्रिएटिविटी कैसी है, बस उन्हें कहानियों के कौतूहल से मतलब है। पंचतंत्र से पहले ये संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र से पहले जो संकलित जातक कथाएं है ना, जातक कथाएं कहा जाता है उन्हें, तो उसमें जो थे ना, उनको जो सुनाया था वो स्वयं भगवान बुद्ध ने सुनाया था। पंचतंत्र की कहानी तो विष्णु शर्मा ने लिखी है, वो तो डेफिनेटली भगवान बुद्ध के बाद ही हुए होंगे ना। तो भगवान बुद्ध ने इसे जातक कथाओं में पहले भी सुनाया है। और श्रोता हैं भिक्षुगण, जो उनके साथ भिक्षुक चलते थे ना, वो उनके श्रोता थे। तो भगवान बुद्ध कहते थे और उनके भिक्षुगण जो थे वो उनके श्रोता थे, वो उसे सुनते थे उनकी कही हुई कहानियों को। ये सारी कथाएं अलग अलग हैं। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार हैं। ठीक है, तो अगर जातक कथाओं की बात की जा रही है, जातक कथाओं में तो भगवान बुद्ध हैं कहने वाले और श्रोतागण हैं सुनने वाले। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र की कथाओं की, तो उसके श्रोता हैं राजकुमार और कहने वाले हैं विष्णु शर्मा। घटनाएं इतनी रोचक है कि राजकुमार आगे सुनने के लिए अपने कौतूहल को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाते। केंद्रीय कथा किसी पशु या पक्षी समुदाय की होती है। तो मेन जो कथा होती है किसकी होती है, या तो पशु की या फिर पक्षी की। जैसे हमने कहा कि भी शेर की, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक मोर था। ठीक है, पक्षी भी हो सकते हैं, जिसके पात्रों के को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसको केंद्र बना लिया, फिर और भी बहुत सारी कथाएं सुनाई जाती हैं परत दर परत, लेयर टू लेयर। तो उपदेशों में बालकों की कोई रुचि नहीं है और विष्णु शर्मा इसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम बच्चों को उपदेश देते हैं ना, तो उसमें बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर उसी उपदेश को हम एक अच्छी सी कहानी के रूप में सुना दें तो वो उसे समझ जाएंगे। वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल से भर देने की कला में माहिर हैं। कौन? विष्णु शर्मा। पर इसके साथ ही वे उनमें शिक्षा के तत्व भर देने की कला से भी निष्णात है। मतलब यानी कि जो उसमें आप उन्होंने कथा तो सुना दी काल्पनिक, लेकिन शिक्षा का तत्व भर देने में भी वो निपुण है। 6 महीने बीतने के उपरांत कथा पूर्ण हो जाती है, परंतु कथा में निहित राजनीतिक उपदेशों को राजकुमार हृदयंगम कर लेते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा ना अपने राजकुमारों को शिक्षा लेने भेजा करते थे गुरुओं के पास, है ना, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे। तो ये 6 महीने का टाइम होता था। तो इसमें ना पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई जाती थी। जैसे हमने कहा था कि ऊपर पढ़ा था हमने कि राजकुमार थोड़े से मूर्ख हैं, और नहीं भी है, ऐसा नहीं है कि सारे राजकुमार मूर्ख थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, तो जो भी उनके लिए पहले होता था कि राजकुमार गुरुकुल में जाकर शिक्षा हासिल करेंगे। तो 6 महीने का टाइम होता था। तो 6 महीने बीतने के उपरांत पूरी कथा पूर्ण हो जाती थी। और जो कथा थी ना, कथा तो खत्म हो गई, लेकिन उसमें जो राजनीतिक उपदेश थे उसको राजकुमार हृदयंगम कर लेते हैं, यानी कि इनहेल कर लेते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं।
कथाकार को कथा की उपयोगिता और महत्व का भी पूरा ज्ञान होता है। कथा के उत्तरोत्तर विकास में कथाकार के अनुभव जनित इस ज्ञान का अतिशय महत्व है। तो जैसे जैसे कथा सुनाते रहते हैं तो उत्तरोत्तर विकास यानी कि आगे जो जैसे चलती रहती है तो कथाकार के अनुभव जनित इस ज्ञान का अतिशय महत्व होता है। तो कथाकार कहता है ना, जैसे अगर मान लो मैं पहली बार मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ तो हो सकता है मैं इतनी अच्छी तरह ना समझा पाऊँ, लेकिन जैसे मैं 20 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ लगातार, तो मुझे अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुँचाना है, तो इसमें थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जब किसी काम को बार बार करते रहते हैं तो वो उसमें हम थोड़े से पारंगत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप इसे ढंग से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को पॉज करके सुनिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।